सहारा रेगिस्तान के पास बसा एक देश लीबिया, जहां बारिश और पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर भी वहां की सरकार ने एक तरकीब निकाली और रेगिस्तान के नीचे एक नदी का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया। इस नदी ने पूरे देश को पानी दिया, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात ही इस नदी को और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आखिर कैसे रेगिस्तान के बीचों बीच नदी का निर्माण किया गया, और जब इस नदी ने करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई तो रातों रात इस नदी को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर कहां से लाए इस नदी में पानी? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। लीबिया एक ऐसा देश है जहां का 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है, और इस देश में कई जगह तो ऐसी भी है जहां करीब 10 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। इस देश को सैटेलाइट से भी देखा जाए तो यहाँ पर हरियाली का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है, और यहाँ तक कि साफ पानी के लिए एक भी नदी नहीं है। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि खुले में पड़ा हुआ पानी भी भाप बनकर उड़ जाता है। 1960 के आसपास पूरी दुनिया में कच्चे तेल को जमीन से निकालने की होड़ मची हुई थी, और इसी होड़ में लीबिया भी शामिल हो गया, और वह भी कच्चे तेल की खोज में लग गया। कच्चे तेल की तलाश में लीबिया ने बहुत जगह खुदाई भी करवाई। खुदाई में उन्हें कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बड़ा सोर्स जरूर मिल गया। एक ऐसा देश जहां पानी का कोई सोर्स नहीं था, एक ऐसा देश जिसने 10 सालों से बारिश ही नहीं देखी थी, वहां पर पानी का ऐसा बड़ा सोर्स मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आपको बता दें कि साउथ लीबिया के एक बहुत बड़े हिस्से में पाया गया अंडरग्राउंड वाटर का ये सोर्स ही सहारा के रेगिस्तान के पानी का सबसे बड़ा सोर्स था। सहारा के रेगिस्तान में मिलने वाला पानी लगभग 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे मिलने वाला ये पानी इतना ज्यादा था कि अगर पूरी दुनिया इस पानी का इस्तेमाल करे तो 40 साल तक कम ना पड़े। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खोज न्यूबिनियन सैंडस्टोन एक्विफायर सिस्टम का हिस्सा थी, जो फॉसिल वाटर का एक विशाल जलाशय था, जो कि 10,000 से 10 लाख साल पुराना था। ऐसा माना जाता है कि ये पानी पिछले हिम युग यानी कि लास्ट आइस एज के अंत से पहले बलुआ पत्थर में चला गया था। अब यहाँ 60 के दशक में लीबिया को पानी का इतना बड़ा सोर्स तो मिल गया, लेकिन उसका क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए 80 का दशक आते आते वहां के तानाशाह गद्दाफी ने इसका इस्तेमाल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया। तानाशाह गद्दाफी इस पानी का इस्तेमाल अपने देश के लिए हर हालत में करना चाहते थे, पर इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। गद्दाफी का मानना था कि अगर किसी भी तरह से ये पानी लीबिया के सारे शहरों में पहुंच जाए तो लीबिया के पानी की मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। लीबिया से पानी की किल्लत को मिटाने के लिए पानी को पूरे देश में पहुंचाना जरूरी था। यह सब आर्टिफिशियल रिवर बनाकर किया जा सकता था, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लीबिया में यह पानी साउथ में पाया गया था, जबकि लीबिया में ज्यादातर शहर और जनसंख्या नॉर्थ यानी कि मेडिटेरियन कोस्ट पर पाई जाती है। और दूसरा, लीबिया में इतनी गर्मी है कि अगर नदी बनाकर पानी देश के इस क्षेत्र में पहुंचाया भी जाता तो आधे से ज्यादा पानी आकाश में भाप बनकर उड़ जाता। इसके लिए जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रिवर बनाने का फैसला लिया गया। जब पानी पहुंचाने का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि लीबिया के हर शहर में पानी पहुंचाने के लिए जमीन के अंदर लगभग 2820 किलोमीटर लंबी नदी खोदने की जरूरत थी, यानी कि दिल्ली से मुंबई तक के 2 चक्कर लगाए तब जाकर यह दूरी कवर हो। लेकिन फिर भी गद्दाफी को अपना यह प्रोजेक्ट करना था, इसलिए अंडरग्राउंड रिवर बनाने का काम शुरू किया गया। इस काम को करने के लिए बड़े बड़े पाइप की जरूरत थी। इसके लिए ऐसे पाइप चाहिए थे जो कि 13 फीट मोटे हो और जिनका वजन 80 टन हो, और ऐसे लगभग 5 लाख पाइप की जरूरत थी। इतने पाइप बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्री लगाई गई, जहां पर ये पाइप तैयार किए गए। ये पाइप कंक्रीट और स्टील से तैयार किए गए थे, और एक एक पाइप में 8 किलोमीटर लंबी स्टील की वायर डाली गई थी। दोस्तों, इन पाइप में कितना स्टील लगा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इन पाइप में इस्तेमाल होने वाले स्टील वायर को अगर सीधा बिछा दिया जाए तो पूरी अर्थ पर 100 बार चक्कर लगा सकती है। इस तरह लीबिया में पाइप बनने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन ये बात तब की है जब लीबिया में रोड नहीं था, और इसीलिए इन पाइप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा तो करना ही था, इसीलिए पहले साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया। फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई,
ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान को अच्छे से पहुंचाया जा सके। सड़क बन जाने के बाद खुदाई का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि पाइप को जमीन के 20 फीट अंदर तक जाना था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। इतना काम पूरा होने में लगभग 5 अरब डॉलर खर्च किए गए और इस प्रोजेक्ट का आई फेज बंद था। इसके बाद साल 1989 में इस प्रोजेक्ट का फेज 2 का काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले इन पाइप्स को रायपोले तक बिछाया गया। इस काम के लिए कई जगहों पर कुओं का निर्माण किया गया और करीब 200 की गहराई से पानी को पंप किया गया। और यहाँ आपको बता दें कि रायपोले तक जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर थी। इसके बाद कुफरा डिस्ट्रिक्ट पर कुएं खोदे गए और वहां से लेकर बेंगाजी तक लाए गए। बेंगाजी रायपोले के बाद लीबिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है और इसी दौरान लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाइप बिछाए गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1300 कुएं खोदे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लीबिया के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 बड़े रिजर्वायर बनाए गए। ये रिजर्वायर ज्यादा पानी को स्टोर करने का काम करते थे। इन रिजर्वायर का डायमीटर 1 किलोमीटर तक रखा गया है। इसी के साथ ही प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 पाम ट्री लगाए गए ताकि पानी का बाष्पीकरण होता रहे। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मेन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सेंटर भी माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ लगभग 6.7 मिलियन लोगों को पीने का पानी मिल जाता है और इस पानी का 70% हिस्सा इरिगेशन और इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम आता है। इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से ही लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीनलैंड में भी काफी बढ़ोतरी हुई। वहीं बात करें उस प्रोजेक्ट के खर्चे की तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 25 बिलियन डॉलर का खर्च आया। ऐसा कहा जाता है कि लीबिया ने इस प्रोजेक्ट को बिना किसी की मदद के पूरा किया था। यहाँ तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन तक नहीं लिया। लेकिन प्रोजेक्ट में लगे सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की थी। सभी इंजीनियर और टेक्नीशियन को इस प्रोजेक्ट के लिए हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, अगर हम कहें कि इस मेन मेड रिवर के बनने से लीबिया के एग्रीकल्चर और वहां के लोगों को एक नया जीवन मिला तो ये गलत नहीं होगा। जो देश कभी सिर्फ अपने आतंकवाद और तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता था, वहां के लोगों को इस नदी ने एक नई जिंदगी दी थी। वहां पर बड़ी मात्रा में गेहूं, सब्जी और फल उगाए जाने लगे। इस नए प्रोजेक्ट से लीबिया में थोड़ी सी शांति आई ही थी कि साल 2011 में लीबिया का पहला सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी की वजह से नाटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नाटो के इस हमले में 2 वाटर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ये वाटर प्लांट फेज 4 और फेज 5 के लिए काम आने वाले थे। इनके साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी की भी गोली लगने से मौत हो गई और तब प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। इसके बाद 2014 से 2020 तक होने वाली सिविल वॉर के दौरान पूरे प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। अधूरे पड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण प्रोजेक्ट के अंदर बने कई कुएं पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और आज लीबिया के हालात ये है कि जहां एक वक्त पर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि लीबिया में पानी की कमी नहीं होगी, वहीं अब लीबिया की कुछ जगह को छोड़कर कहीं पानी नहीं है। जहां एक वक्त पर लीबिया में पानी के जरिए खुशहाली आई थी, वहीं अब एक बार फिर लीबिया पानी की कमी से परेशान है। और इस तरह लीबिया की सुख शांति कुछ पल के मेहमान बनकर वापस लौट गई। क्या लगता है आपको कि अगर उस समय यहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ होता और गद्दाफी की मौत नहीं हुई होती तो आज भी लीबिया में ऐसे हालात होते? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।